क्या कोलबेट सिमिट रिएक्शन में बेस चेंज करने पर प्रोडक्ट चेंज होगा? जनरली NaOH लिया जाता है, अगर NaOH की जगह KOH ले लूं मैं तो क्या प्रोडक्ट वेरिएशन आएगा? जवाब तो होना चाहिए, और जवाब है हाँ। अब वो प्रोडक्ट वेरिएशन कैसे आएगा वही इसी वीडियो में अपन चेक करने वाले हैं। नमस्कार, कैसे हालचाल? बढ़िया, केम छो? मजा में? देखो भाई, यूं है कि जेई मेन में कई बार क्या होता है कि रिएक्शंस डायरेक्ट पूछी जाती है, उनके बारे में डिटेल नहीं आती। लेकिन आप जो जेई एडवांस की एग्जाम दोगे अभी, तो उस एग्जाम में क्या होता है कि बहुत बारीक से बारीक चीजें पूछी जाती है। इंटर चैप्टर रिलेशन ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज करके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेम रिएक्शन की सीरीज में ये अपनी पहली नेम रिएक्शन है, जिसका नाम है कोल्बे सिमिट रिएक्शन। इनको कोल्बेज रिएक्शन भी बोल सकते हो। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस अलग है, ये कोल्बे सिमिट रिएक्शन है। ठीक है नहीं है? सब जानते हैं कि कोल्बे सिमिट रिएक्शन में फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बनता है। कब? जब NaOH और CO2 अपन लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 एटमोस्फियर और 125 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और सेकंड स्टेप में अपन उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड देते हैं। तो ये तो सबको पता है रिएक्शन, बेसिक रिएक्शन क्या होती है, क्योंकि पड़ी हुई है जेई मेन लेवल पर, जिसमें आपका सैलिसिलिक एसिड बनेगा या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनेगा। अब यहाँ पे हम इस वीडियो में क्या स्पेशल होने वाला है, क्यों ये वीडियो आपको आगे देखना है, क्यों ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है? क्योंकि यहाँ पे हम बात करेंगे हर छोटी सी छोटी बात की, जो आपको किसी भी और यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगी, या किसी भी जो नेम रिएक्शन आप चेक करोगे ना सैलिसिलिक इसकी कोल्बे सिमिट रिएक्शन की, तो वो वहां पे नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इतनी डिटेल से नहीं पढ़ाएंगे। और मेरा मानना ये है कि कोई भी टॉपिक को आप फिनिश करो तो उसको 5-7 मिनट में फिनिश करके व्यूज बटोर के, उससे तो कुछ होना है नहीं। वो बेनिफिट किसी को ही नहीं करेगा, वो बेनिफिट केवल एक को करेगा, जो यूट्यूब चैनल चला रहा है। ठीक है नहीं है? जो बेनिफिट होना चाहिए वो किसको होना चाहिए? वो एस्पिरेंट्स को होना चाहिए, नीट जेई के बच्चों को होना चाहिए। ठीक है भाई? तो बेसिकली कोल्बे सिमिट रिएक्शन में क्या होता है? कोल्बे सिमिट रिएक्शन में आप फिनोल लेते हो, और फिनोल की प्रिपरेशन भी याद होनी चाहिए क्योंकि कनेक्ट हो जाती है, ये भी बात करेंगे उसकी। तो जब फिनोल की रिएक्शन NaOH और CO2 से करवाई जाती है, तो यहाँ पे दो रिएक्शन होती है। कौन कौन सी होती है बताना आप? वैसे तो रिएक्शंस तो काफी होंगी, लेकिन दो मेजर रिएक्शन है जिनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है कि नहीं है? एक तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे कैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी? यही खास बात है, यही खास बात है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे होगी। और फिर होगी रिएक्शन, उसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को कंबाइंड करके अपन लास्ट में पूरी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल आता है, दूसरा चला जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को अपन, और देखते हैं इस नेम रिएक्शन में क्या क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेकंड बात अपन करें, इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है कि नहीं है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं, या 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, यानी कि COH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ रहा है। और सैलिसिलिक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि एवरीडे केमिस्ट्री इन लाइफ जो थी आपकी, वो चैप्टर जेई मेन में हटा दिया, लेकिन एडवांस में तो है। और अगर वो है तो ड्रग्स भी आएंगी, ड्रग्स आएगी तो एस्पिरिन का नाम भी आएगा, तो ये करेक्ट हो सकता है। तो सैलिसिलिक एसिड का यूज जो है हम एस्पिरिन को सिंथेसाइज करने में कर सकते हैं। कैसे करेंगे सिंथेसाइज, उसकी भी बात करेंगे, स्टेप्स सारे बताऊंगा मैं आपको, है ना? तो सबसे पहले एस्पिरिन की बात कर लेते हैं, क्योंकि कनेक्ट हो जाती है क्वेश्चन। तो जो ये एस्पिरिन है वो NSAID है। अब NSAID क्या होती है, ये फुल फॉर्म नहीं देगा आपको, फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, यानी कि ऐसी ड्रग जो इन्फ्लेमेशन को, यानी शरीर में कोई दिक्कत है उसको रोके। ठीक है, लेकिन स्टीरोइड नहीं हो, नॉन स्टीरोइडल। ठीक है, तो बेसिकली एस्पिरिन का यूज पेन किलर में किया जाता है, मतलब जिसको घुटनों में दर्द होता है, या छोटे मोटे हल्के फुल्के जो दर्द होते हैं, जो कुछ करने पर ही महसूस होते हैं, वैसे दर्द नहीं होता। ऐसे जैसे सर में दर्द हो रहा है तो आप एस्पिरिन ले सकते हो, हल्का फुल्का दर्द। ज्यादा दर्द होगा तो काम नहीं करेगी एस्पिरिन। ठीक है कि नहीं है?
तो पेन किलर हो गया, अर्थराइटिस हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, गठिया जिनकी होती है ना, उनको भी ये देने का काम करते हैं। फीवर जब हो जाता है, आजकल तो बंद कर दिया फीवर में, एंटीपायरेटिक ड्रग की तरह ये काम में आती है, ठीक है कि नहीं है, तो फीवर को रिड्यूस करने में भी दिया जाता है। कोई शरीर में इन्फ्लेमेशन है, कहीं सूजन वगैरह है, तो उसमें भी लिया दिया जाता है। और साथ में ये ध्यान रखना कि ये कार्डियोवैस्कुलर जो इवेंट होते हैं, जैसे हार्ट अटैक आ गया, आपका स्ट्रोक हो गया, ठीक है कि नहीं है, तो उसको रोकने के लिए ये देते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनिबिट करती है। यानी कि एक्चुअल में होता क्या है इन चीजों में, हार्ट अटैक कब आएगा? जब हार्ट की कोई आर्टरीज वगैरह है वो ब्लॉक हो जाती है, वहां पे प्लेटलेट एग्रीगेशन बढ़ जाता है। या स्ट्रोक कब आता है? जब ब्रेन में इसी टाइप का एग्रीगेशन होता है, तो उसको इनिबिट करने के लिए एस्प्रिन दी जाती है, और ये बहुत जल्दी काम करती है। तो जब किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक या कुछ स्ट्रोक जैसी संभावना हो, तो उसको एस्प्रिन दे दे, तो हॉस्पिटल जाने जितना टाइम आपको मिल जाता है। याद रखना ये है ना, ठीक है। तो अपन कैसे सिंथेसाइज करेंगे एस्प्रिन को? एस्प्रिन को सिंथेसाइज करने के लिए बहुत सिंपल है। सैलिसिलिक एसिड लो, एसिटिक एनहाइड्राइड लो, एसिडिक मीडियम लो, थोड़ा सा आपको गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने के बाद यहाँ पे जो OH ग्रुप है, COH वाला नहीं, OH ग्रुप पर आपका ये एसिटिल ग्रुप जुड़ जाएगा, H हटके, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट बना है, इसके कई नाम हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना। जैसे इसको ऑर्थो एसिटोक्सी बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं, एस्प्रिन बोलते ही हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोल सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रक्चर तो देगा नहीं, यही नाम देगा। जब तक ये पता नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा, तो क्वेश्चन को समझना जरूरी है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? 2 एथेनोलॉक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं, तो ये नाम याद रखना। अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे फेमस रूट कौन सा है, जिसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस है जेईई एडवांस में। वो फेमस रूट ये है, ये वाला बेंजीन। बेंजीन को कहां से सिंथेसाइज कर सकते हो आप? बेंजीन को कहां से सिंथेसाइज कर सकते हो? बेंजीन को सिंथेसाइज कर सकते हो आप एसिटिलीन से। एसिटिलीन की जब वेपर आप रेड हॉट आयरन ट्यूब में डालोगे, तो वो राहुल गांधी वाला डायलॉग, तो वो ही मैं बता रहा हूं कि इधर से एसिटिलीन डालेंगे, इधर से बेंजीन निकलेगी, इधर से एसिटिलीन डालेंगे, इधर से बेंजीन निकलेगी, ठीक है। तो यहां पे जब एसिटिलीन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे गुजारा जाता है, तो बेंजीन बनती है। अब बेंजीन से फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन होकर ये बनता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? स्टायरीन बोलते हैं, पता है ना, स्टायरीन थोड़ी बोलते हैं इसको, इसको क्यूमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूमीन। क्यूमीन पर ऑक्सीजन रिएक्शन से क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। हाइड्रोपेरोक्साइड को जब एसिटिक एसिड देंगे, तो इसमें रीअरेंजमेंट होके एसीटोन और फिनोल बनता है। फिनोल से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनता है पता है था? सैलिसिलिक एसिड से एस्प्रिन कैसे बनता है? तो ये अपने आप में पूरा एक फ्लो चार्ट है जो दिमाग में होना चाहिए, ठीक है भाई। अब बात करेंगे इसकी मैकेनिज्म की। देखो सारी चीजें जो है वो मैकेनिज्म में छुपी पड़ी है, और मैकेनिज्म को समझना बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है नहीं है? तो इसकी जो मैकेनिज्म होगी वो होगी थ्रू द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ फिनोक्साइड टू CO2। अब फिनोक्साइड आप बोल रहे हो कि सर फिनोल ले रखा है, नाम बार बार आप फिनोक्साइड का ले रहे हो, तो मैं बता दूं आपको कि जो सबसे पहली इसमें रिएक्शन होने वाली है, वो एसिड बेस रिएक्शन होने वाली है, किसकी? फिनोल की। किसके साथ? NaOH के साथ या KOH के साथ। अभी NaOH ही ले रहा हूं मैं, एसिड बेस रिएक्शन है, रिवर्सिबल होगी, है ना। तो यहां पे बनता है ये फिनोक्साइड आयन। क्या बनता है? फिनोक्साइड आयन। ये फिनोक्साइड है, सोडियम फिनोक्साइड बोल सकते हो। ये फिनोक्साइड आयन बनता है, इसमें क्या बनता है? फिनोक्साइड आयन। सर फिनोक्साइड आयन है तो क्या हुआ? देखो सुनो, खास बात क्या होती है इसमें, जो चीजें मैं बता रहा हूं सुनना ढंग से। इस OH ग्रुप का इस बेंजीन रिंग के ऊपर इफेक्ट क्या है? बोले सर +M, कई लोग +R भी बोलते हैं +M को, और -I है। ये दो इफेक्ट लग रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है नहीं है? जिस कारण से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो रहा है, साथ में पैरा मेजर बनेगा अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। जबकि इसमें क्या हुआ? बोले सर इसमें भी +M है अभी भी, और +I हो गया, -I की जगह।
जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट था वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट में कन्वर्ट हो गया। इससे क्या हुआ, इससे रिलेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर ज्यादा बन गई, और यहां पे ऑर्थो वाली साइट ज्यादा एक्टिवेट हो गई इन कंपेयर टू पैरा। ऑर्थो वाली साइट क्या हो गई, ज्यादा एक्टिव हो गई। अब रिएक्शन होनी है, ठीक है कि नहीं है, रिएक्शन होनी है तो ऑर्थो पे होगी, जो आपने राइमर टीमान रिएक्शन में भी देखा होगा, ठीक है कि नहीं है। इसके बाद राइमर टीमान रिएक्शन ही करवाऊंगा, क्योंकि पहले फिनोल की नेम रिएक्शन मेरे को कंप्लीट करवानी है, ठीक है भाई। ये आ गया। अब जो फिनोक्साइड आयन है अपना, ये फिनोक्साइड आयन है, ये रेजोनेंस करता है, ठीक है, ये रेजोनेंस करेगा और अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहां लेके आएगा, ये ऑर्थो पोजीशन पे लेके आएगा, ऐसे। और जब ऑर्थो पोजीशन पे लेके आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पे जो है एक हाइड्रोजन पहले से है, वो जरूरी है। कई बच्चे यूं सोचते हैं कि सर ये हाइड्रोजन कहां से आ गया, ठीक है कि नहीं है। अब सोडियम इसके साथ इंटरेक्शन करता है, क्योंकि सोडियम काउंटर इसको भी कर रहा है, और इस ऑक्सीजन के साथ इसका ज्यादा स्नेह है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज अब CO2 के ऊपर अटैक करेगा। और ये जो स्टेप है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये वाली स्टेप, ये वाली स्टेप, ये वाली जो स्टेप है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऐसे ही नहीं हो जाती डायरेक्ट, पहले ये जो सोडियम है ये इसके साथ इंटरेक्शन करता है, जैसे उस ऑक्सीजन के साथ कर रखा है, ताकि जो अपना फिनोक्साइड आयन बन रखा है और जो कार्बन वाला नेगेटिव है उसके नजदीक आ जाए अटैक करने के लिए। समझ में आ गई होगी। तो ये इंटरेक्शन हुआ, इस इंटरेक्शन की वजह से, इस इंटरेक्शन की वजह से, ये जो इंटरेक्शन हुआ है इसकी वजह से, देखो ये सोडियम ने इंटरेक्शन कर लिया है और ये इंटरेक्शन CO2 के साथ भी हो गया है। अब ये जो CO2 है ये नजदीक आ चुका है पूरी तरह, किसकी, किसके, इस कार्बन आयन के, कार्बन आयन के। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। आ गया ना, कोई नहीं बताएगा इतनी डिटेल से, अरुण सर ही बताएंगे, ठीक है कि नहीं है। हाँ भाई, जो चैनल पे नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलो देखो इधर, ये अब अटैक होगा यहां पे, और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पे, या इधर नहीं भेजो तो उधर भेज दो मेरी चाय से, क्योंकि ये सोडियम की तरफ जा रहे हैं, सोडियम की तरफ ही मूव करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा आगे, देखते जाओ आराम से। आगे देखो, इंटरेक्शन हुआ, अटैक हुआ, नजदीक आए, नजदीक आना सोडियम के हाथ में है, नजदीक लाना किसके हाथ में है, सोडियम के हाथ में है। ये समझ में आएगी नहीं आई, सोडियम ही कर रहा है। लिथियम LiOH भी होता तो भी यही काम करता, लेकिन पोटेशियम यही काम नहीं करता। पोटेशियम क्या करता है उसकी चर्चा अपन करेंगे, देखो इधर। तो जब ये इससे अटैच होगा तो इस टाइम पे यहां पे डबल बॉन्ड O है, यहां पे आपका H है, यहां पे C डबल बॉन्ड O है, यहां पे O नेगेटिव हो चुका है, और सोडियम पूरी तरह इसको काउंटर कर रहा है। अब जरूरत ही नहीं है उसकी, उस इंटरेक्शन की। ये इंटरेक्शन फ्री हो गया तो ये टोटोमेरिज्म कर जाएगा और अपनी एरोमेटिसिटी को रिटेन करेगा। क्या हो गई यहां पे, टोटोमेरिज्म, और किसको रिटेन कर लिया इसने, एरोमेटिसिटी को। और ये बन गया यहां पे सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट बोल सकते हो इसको, क्या बोल सकते हो, सोडियम सैलिसिलेट बोल सकते हो, नेगेटिव, और ये सोडियम पॉजिटिव, इसको सोडियम सैलिसिलेट बोल सकते हो। सैलिसिलेट आयन बन चुका है। अब क्या होगा, ये तो भैया NaOH दिया, फिनोक्साइड बना, फिनोक्साइड ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया, ये जो स्टेप है ये वाली नजदीक लाना, और ये पूरी की पूरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। इसीलिए बोला था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू ये प्रोसीड होती है। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसका ध्यान रखना भाई, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ है, और सी कार्बन से अटैच हुआ है। ये किससे हुआ है, कार्बन से अटैच हुआ है, क्योंकि कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, ध्यान रखना, इसलिए ये कार्बन से अटैक हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में टोटोमेरिज्म हुआ, जहां पे
इसने अपनी एरोमेटिसिटी को रिटेन किया। उसके बाद में आपको देखा होगा सेकंड स्टेप में अपन ने क्या डाला था, H2SO4 डाला था। जो सोडियम सैलिसिलेट है वो न्यूट्रल तो होगा ही, हाँ भाई, वो न्यूट्रल तो होगा ही। ये अभी नेगेटिव और पॉजिटिव की फॉर्म में है, तो न्यूट्रल करने के लिए अपन H2SO4 या H+ ऐड कर देते हैं। H2SO4 आप डालोगे जिससे आपका सैलिसिलिक एसिड बनेगा। आई थिंक मैकेनिज्म समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है जब NaOH की जगह KOH लिया जाता है, वो कहानी भी तो पढ़नी जरूरी है, क्योंकि आ सकती है वो। ठीक है, देखो इधर, अगर मान लो ये फिनोल मैंने लिया और यहां पे जो है मैंने पहली स्टेप में आपका KOH और CO2 लिया है, टेम्परेचर प्रेशर वही है, दूसरी स्टेप में H2SO4। जो प्रोडक्ट बनेगा नो डाउट ऑर्थो वाला बनेगा, लेकिन इसमें मेजर जो प्रोडक्ट होगा वो पैरा वाला रहेगा, ये वाला मेजर रहेगा। पैराबेन बोलते हैं इसको अपन, क्या बोलते हैं, पैराबेन। यानी कि 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला मेजर बनेगा पैरा वाला, जिसको पैराबेन के नाम से जानते हैं अपन, है ना। और क्या बोले इसको, मेजर। अब ऐसा क्यों हुआ है, इसका लॉजिक और रीजन अपन को समझना जरूरी है, नहीं तो इतना पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है। तो ये मेजर क्यों बना, इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो इधर, अगर मैं पूछूं कि भाई सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस की साइज में किसकी साइज ज्यादा है, तो 90% लोग या क्या 100% लोग ये कहेंगे पोटेशियम की साइज ज्यादा है। ठीक है कि नहीं है, कहीं की ज्यादा है, पोटेशियम की। अब ये एक्वस मीडियम तो है नहीं तो अपन सोडियम की साइज बड़ी कर देते, क्योंकि सोल्वेशन ज्यादा होता है ना इसका, समझ में आई बात। लेकिन पोटेशियम की साइज बड़ी है। अब साइज बड़ी होने के कारण क्या है, तो आपने एक चीज देखी थी, देखो इधर, ये चीज देखी थी आपने, ये वाली चीज, कि इधर सोडियम इंटरेक्शन कर रहा है और यहां पे नेगेटिव चार्जर, यहां पे ये CO2 के साथ इंटरेक्शन कर रहा है। नहीं समझ में आई। ऐसा ही इंटरेक्शन पोटेशियम के साथ भी होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं होगा, होगा, लेकिन पोटेशियम की साइज बड़ी होने की वजह से ये इंटरेक्शन थोड़ा सा दूर हो जाता है, दूर हो जाता है। देखो डिस्टेंस चेक करो एक बार आप। एक तो ये जो अटैक है ये इजी अटैक है, और ये जो अटैक है ये डिफिकल्ट अटैक है। प्रोडक्ट तो बनता है, मैं तो बोल रही नहीं हूं कि प्रोडक्ट नहीं बनता, लेकिन एक्चुअल में सोडियम की साइज बड़ी होने के कारण जो इंटरेक्शन थे वो दूर हो जाते हैं थोड़े से। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है और ये जो CO2 जो वीक इलेक्ट्रोफाइल है वो दूर हो गया, दूर हो गया। अब दूर हो गया तो अटैक नहीं होगा। तो इस केस में क्या होता है, जो पैरा पोजीशन है, देखो गौर से देखना एक बार, पैरा पोजीशन है, उस पैरा पोजीशन पर ये जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम है, ये दूर से इंटरेक्शन कर सकता है, और इस पैरा पोजीशन पे ये CO2 के साथ दूर से इंटरेक्शन करेगा, तो पैरा पोजीशन जो है अटैक के लिए कंफर्ट मानी जाएगी। एच लगा दूं यहां पे, ये कंफर्ट मानी जाएगी। इसीलिए पैरा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, किसी ने नहीं बताया होगा, पहली बार पढ़ रहे होगे, अरुण सर ने बताया, ध्यान रखना। ठीक है भाई। तो ये आपकी कोल्बे सिमिट रिएक्शन कंप्लीट है मेरी तरफ से, जो भी इंफॉर्मेशन देनी थी मैंने दे दी। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये एक टाइप की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ESR रिएक्शन है ये, जिस रिएक्शन के अंदर एसिड बेस रिएक्शन होती है और साथ में होती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो फिनोक्साइड CO2 के ऊपर अटैक कर रहा है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है।
कार्ब एनायन भी बनता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे चला जाता है। इस कार्बन पे कैसे जाएगा, तो डबल रेजोनेंस करवाना पड़ेगा आपको। क्या करवाना पड़ेगा, डबल रेजोनेंस। डबल रेजोनेंस का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो आ ही गया था आपका, एक बार और रेजोनेंस करवाना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। नहीं समझ में आई? ठीक है, तो अगर आपको चाहिए इसी टाइप की इंफॉर्मेशन जो जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और जेई एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाओ ताकि वो इसका फायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।